हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीजीपीएससी प्री 2022 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन पेपर वन, ठीक है, उसको देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जो आने वाले एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होने का, तो जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज सीजीपीएससी प्री में 2022 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ था उनका आंसर की से अंडर सॉल्यूशन को देखेंगे इस क्लास में। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं जनरल स्टडीज के, जिसमें 50 जो क्वेश्चन होता है वो छत्तीसगढ़ का होता है और 50 क्वेश्चन होता है इंडिया जीके से होता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरी लो इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ का जो जीके है 50 क्वेश्चन उसको देखेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे इंडिया के, जहाँ पे क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास दुर्ग, बलौदा, बलौदाबाजार, बी में सरगुजा, कोरबा, सुकमा, सी में बीजापुर, मुंगेली, महासमुंद, डी में नारायणपुर, बिलासपुर, गरियाबंद। ठीक, तो ये ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं। ठीक है, तो जिला से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के भूगोल से तो निम्न सिंचित जिला मतलब जहाँ जो है सिंचित कम होता है वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो पानी का जो साधन है, ठीक है, वहाँ पे कम है, तो कौन कौन सा जिला में कम है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी द करेक्ट आंसर, सरगुजा, कोरबा, सुकमा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा, कोरबा और सुकमा जिले हैं जहाँ पे अति निम्न सिंचित है। तो ये क्या है? अति निम्न सिंचित जिला है। ठीक है, वेरी वेरी लो इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सरगुजा, कोरबा, सुकमा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको रब कर देते हैं। आई होप यू आर क्लियर। तो ये स्टैटिक का सीजीजीके का है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, ये भी भूगोल का ही है। ठीक है, या उद्योग में भी बोल सकते हो, तो ये मतलब छत्तीसगढ़ का भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स मड़वा ताप विद्युत संयंत्र वाज एस्टेब्लिश। ठीक, तो कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा। तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र
की स्थापना बताना है, कौन से जिले में हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे CGPSC प्री में, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसका आंसर बताना है। ठीक, तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में हुई थी वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, जांजगीर चांपा में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। तो आई होप क्लियर। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने का कारण है, ये बताना है। ठीक, तो पहला है, इसमें दिया है पहला, पुरुष मृत्यु दर अधिक होना। पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, अगम्य क्षेत्र होना, पिछड़ा क्षेत्र होना। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं, रीजन्स ऑफ मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन दंतेवाड़ा एंड कोंडागांव। ठीक है, तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो दंतेवाड़ा में और कोंडागांव में। ठीक है, दंडकारण्य आर। तो इसका जो है चार हमारे पास दिया है। ठीक, तो कारण हायर मेल डेथ रेट, एब्सेंस ऑफ फीमेल पेटिसाइड, इनएक्सेसिबल एरिया, बैकवर्ड एरिया। ठीक है, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात है दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडा गांव में। ठीक है, लिंगानुपात। ठीक है, मतलब अ, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या बताना होता है लिंगानुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया तो सर्वाधिक है दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडा गांव में। तो ये सब है, ये चार इसमें कारण दिया हुआ है। तो कौन कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 3, ऑप्शन बी है 1 एंड 2, और ऑप्शन सी है 2 एंड 3। ठीक है, तो और ऑप्शन ऑप्शन 4 है 2 एंड 4। तो ये बताना है। तो तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मतलब पुरुष मृत्यु दर अधिक होना। ठीक, तो पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव। ठीक है, तो लिंगानुपात अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब जो कन्या है, मतलब कन्या महिला, तो भ्रूण हत्या का अभाव मतलब कम होगा। अगर तभी तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी ना। तो हमें यही देखना है, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या ज्यादा करना है, क्योंकि लिंगानुपात सर्वाधिक हो रहा है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या का अभाव मतलब अगर नहीं होगा, जो कन्या भ्रूण हत्या है वो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि लिंगानुपात बढ़ जाएगा। और उसके बाद पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, तो अगर पुरुष का मृत्यु दर ज्यादा हो जाएगा, मतलब पुरुष कम हो जाएंगे, तो इसलिए ये भी एक कारण है जिससे कि महिला का जो मतलब जो लिंगानुपात है वो ज्यादा होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण पुरुष मृत्यु दर अधिक होना और कन्या भ्रूण हत्या का अभाव होना। ठीक है, ये दो कारण है, ये इसका दो कारण। ठीक, तो इसको हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया जा रहा है आंसर की। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है। सीता नदी जो होता है, सीता नदी क्षेत्र ये धमतरी जिला में आता है। ठीक है, धमतरी जिला में है, धमतरी जिला में आता है। किस में किस वृक्ष की बहुलता है। ठीक है, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, विच ट्री इज फाउंड इन प्लूरलिटी इन सीता। बहुलता मतलब सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है वो बताना है। तो ये बांस की, सागौन की, महुआ की, साल की। ठीक है, ये चार वृक्ष हैं
तो उसमें से बहुलता में पाया जाता है सीता नदी क्षेत्र धमतरी में, मतलब ठीक, तो धमतरी जो जिला है वहाँ पे कौन सा वृक्ष की बोलता है, मतलब सीता नदी क्षेत्र में, एक्चुअली में धमतरी जिला है। ठीक, तो भूगोल का ही है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो डी है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी साल, मतलब सीता नदी क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है। ठीक है, तो ये तो पता ही रहता है। ठीक है, साल वृक्ष धमतरी जिला में भी ले सकते हो, तो यहाँ पे सीता नदी अभ्यारण्य है धमतरी जिला में, तो इसलिए तो साल वृक्ष की अधिकता है। ठीक है, तो साल तो रब करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। तो ये क्षेत्र है खनन एवं उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, सेवा, इंग्लिश में देख सकते हैं माइनिंग एंड क्वारी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। तो ये सब क्या है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के पॉइंट है, मुख्य बिंदु। ये जो विभाग है इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था डिसाइड होती है। तो किस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ना इसमें, तो किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही वो बताना है। खनन या उत्खनन में, निर्माण में, विनिर्माण में, सेवा में, किसमें ज्यादा हुई। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर किसी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पढ़ा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक, तो इसमें जो है निर्माण, मतलब कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि दर सर्वाधिक निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, तो निर्माण क्षेत्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, तो इसमें निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। तो क्वेश्चन 5 पर हो गया है। और तो अगला क्वेश्चन में जाते हैं। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कि किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही। ठीक है, तो ये इसमें सबसे कम रही पूछ रही है ना, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब सही है ना, बस तो सब सेम है। किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही बोल रहा है। तो पशुपालन, पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा है अनोपज एवं लट्ठे बनाना, भंडारण, मछली उद्योग, इंग्लिश में देख सकते हो एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, स्टोरेज, फिशिंग इंडस्ट्री। तो वृद्धि दर सबसे कम रही किस क्षेत्र में बताना है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से बना लिया होगा। ठीक, तो छठवां का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, भंडारण के क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही। वैसे अभी तो 22-23 का आ गया है। ठीक है, अभी जो एग्जाम होंगे उसमें 22-23 जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 का उसको पढ़ना है। और बजट जो है 23-24 का। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे अभी जो भी एग्जाम आएगा आने वाले, जैसे अभी जून में जो भी एग्जाम होगा, जून आने वाले एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से 22-23 का पढ़ना है। और बजट जो है, बजट होता है 2023-24 का, पढ़ने से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो इस टाइप से तो 2021-22 का जो उसमें छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था के भंडारण क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही। ठीक है, तो छठवां का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। इसको रिरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही। तो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में बता दिया है, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही। बताना है, मध्य रही। ठीक है, मतलब वृद्धि दर बताना है, औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2021-22 के मध्य 5.19%, 5.09%, 5.21%, 5.17%। ठीक है, तो सातवां का जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक, तो उस समय जो था कितना था, 5.09%, 5.09% था। ठीक, 2021-22 की इकोनॉमिक सर्वे में औसत कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य 5.09% का वृद्धि दर था, औसत वृद्धि दर। ठीक, तो ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये क्या स्टैटिक क्वेश्चन है, 2021-22 का है। तो अभी जो एग्जाम हो गए उसमें 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे, 22-23 का और बजट 2023-24 का देखने से फंसेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी तो ये चेंज नहीं हुआ है, वही लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये फरवरी में एग्जाम हुआ था, ये तो फरवरी में हुआ था लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताना है। तो डॉक्टर विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्रीमती पद्मा मनहर, के पी खांडे। तो ये इंग्लिश में देख सकते हो, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन एससी। डॉक्टर विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्रीमती पद्मा मनहर, श्री के पी खांडे। तो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के बारे में बताना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है वो बताना है। तो आठवां का ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी, श्री के पी खांडे। श्री के पी खांडे जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे छत्तीसगढ़ ठीक है का क्वेश्चन है, आए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या क्या है? ठीक, तो फिर आ गया चौथा क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण से। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन जो मिलता है स्कूल वाले जो छात्र हैं उनको, ठीक है, तो उसमें लाभान्वित छात्रों की संख्या बताना है, कितने हैं बताना है। तो ऑप्शन ए है 28.66 लाख छात्र, ऑप्शन बी है 28.26 लाख छात्र, ऑप्शन सी है 27.97 लाख छात्र, ऑप्शन डी है 27.74 लाख छात्र। ठीक, तो नौवां का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए 28.66 लाख छात्र क्या करें, मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो दिसंबर 2020 की स्थिति में इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 28.66 लाख छात्र जो है मध्याह्न भोजन में लाभान्वित छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो इसको हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है। छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का
योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 61.05, दूसरा है 62.05, तीसरा है 62.15, चौथा है 62.37। तो ये बजट से है, देखो बजट, तो अभी जो बजट है 23-24 का प्रस्तावित हो चुका है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में देखना है। मतलब राजस्व जो मिलता है राज्य को, उसमें कर राजस्व का योगदान बताना है कितना है। ठीक है, तो कर राजस्व का कितना है। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ बजट एस्टिमेट 2021-22, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड इन फाइनेंशियल इन ईयर 2021, मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स का है, ठीक है, जो कुल राजस्व मिलता है उसमें जो टैक्स से कितना मिला है राजस्व, वो बताना है। टैक्स से कितना मिला है वो बताना है। ठीक है, 2021-22 की स्थिति में वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10वां का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, 61, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 61.05%, 61.05% है। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ का जीके हम लोग देख रहे हैं। 11, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। तो फिर आ गया पांचवा, 5 क्वेश्चन है ना, 36 मतलब आर्थिक सर्वेक्षण से। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, 2020-21 में किस तिलहन, मतलब जो तेल निकलता है जिस फसल से, उसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ वो पूछा है। ठीक, मूंगफली का, तिल का, सोयाबीन का, राई सरसों का, ये सब क्या है, इससे तिल तेल निकालते हैं। तो छत्तीसगढ़ वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, तो वो बताना है। तो 11 का जो सही आंसर है वो सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 के 2020-21 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 12 में चले जाते हैं करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसका क्वेश्चन आ गए थे आर्थिक सर्वेक्षण से, पूरा भरमार क्वेश्चन है बहुत सारा। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः बताना है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र क्रमशः योगदान रहा। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बता इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 का बी, बी द करेक्ट। कृषि में 16.73% था, उद्योग में 50.61 और सेवा में 32.66%। तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, जो कृषि में हमेशा कम होता है। ठीक है, इसका ट्रिक है, जो कृषि होता है ना उसमें हमेशा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है कम होता है। भले ही उसमें मतलब बहुत लोग कृषि में काम करते हैं, रोजगार कृषि में ज्यादा मिलता है, लेकिन जो उसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो हमेशा कम रहता है। और उसके बाद जो उद्योग में ज्यादा रहता है और सेवा में उद्योग से कम होता है। ठीक, तो ये जो बी करेक्ट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमिलित कीजिए। ठीक है, मैच करना है। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक, ठीक, तो रतनपुर के जो कलचुरी शासक हैं
और उसके शिलालेख अथवा ताम्रलेख, ठीक है। तो इसमें वही बताना है, एक तरफ क्या दिया है, एक तरफ रतनपुर के कलचुरी शासक है और दूसरे तरफ उसका शिलालेख या ताम्रलेख दिए हुए हैं, तो उनको क्या करना है, सुमिलित करना है, मैचिंग टाइप का है, ठीक है। इसको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन तो इसमें एक तरफ दिया है पृथ्वीदेव प्रथम, गोपाल देव, प्रताप मल्ल, ये रतनपुर के कलचुरी शासक है ना ये, बाहर सा है, ठीक है। और इसमें जो शिलालेख है या ताम्रलेख में क्या है, अमोदा, पुजारी पाली, बलौगढ़, होसगई। तो ये छत्तीसगढ़ का भूगोल का अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसमें कूट दिए हुए हैं, कूट कूट बताना है, ठीक है। तो A B C D चार ऑप्शन है, उसमें सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, तो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मतलब ए का पहला, तो पृथ्वीदेव प्रथम जो रतनपुर के कलचुरी शासक है का, पृथ्वीदेव प्रथम क्या है, उसमें शिलालेख अमोदा था। और गोपाल देव का पुजारी पाली, ठीक है। प्रताप मल्ल का बलौगढ़, बाहर था का कोसगई, ठीक है। तो ये चार पहले से मैचिंग था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ये ठीक है इस टाइप से है तो मतलब रतनपुर कल्चुरी शासक और उसके शिलालेख मैचिंग करना था, तो पहले से मैच था वैसे, ठीक है। पृथ्वी देव प्रथम का मुद्दा है, गोपाल देव का पुजारी पाली है, प्रताप मल्ल का बलौगढ़ है, बाहर सा का कोसगई, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है जिनको हमें देखना है। इस टाइप से क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से, बहुत सारा क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आप छत्तीसगढ़ को पढ़ना ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। पहला है गज सारथी, दूसरा सीन, तीसरा गज लक्ष्मी, चौथा मानव आकृति, ठीक है। ये बताना है, हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें सही कौन है। तो रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है वो बताना है, ठीक है। कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती वो बताना है। चौथा का जो सही आंसर होगा हो जाएगा गज लक्ष्मी। तो जो रतनपुर कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में गज लक्ष्मी की विशेषता नहीं पाई जाती, ठीक है। गज शार्दूल सिंह और मानव आकृति होती है, पर जो गज लक्ष्मी है उसकी विशेषता नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। ठीक, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इतिहास का, छत्तीसगढ़ इतिहास का। तो ऑप्शन है हमारे पास 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1945 में। ठीक, तो 15 का जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। मतलब क्या है, रतनपुर राज्य में कजरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर 1945 में नए प्रशासक को नियुक्त किया। ठीक है, 1945 में नए प्रशासक को नियुक्त किया। तो ये तो सही है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो चुका है। अब 16 में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमिलित करना है। तो बस्तर रियासत के जो भूमकाल विद्रोह में जो घटना था, ठीक है, उसका तिथि वो बताना है, सुमिलित करना है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह वाला में जो घटना हुए थे और कब हुए थे, ठीक है, तो उसको बताना है। तो यहाँ पे
ये जो मैचिंग वाला टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो है विद्रोह की घोषणा, ठीक है। मतलब बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह निम्नलिखित घटना थे, उसका जो डेट है कब हुआ था उसको। तो विद्रोह की घोषणा, और कुकानार पर आक्रमण, सूर्याराज की घोषणा, रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी। ठीक, इधर 1 2 3 4 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कूट दिया है, कूट उसको मैच करना है। ठीक, तो इसमें जो इसका कूट है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो यहाँ पे है बी। बी जो है सही आंसर है, बी। ठीक है, तो मतलब ए का 3 है, ए का 3, ठीक है, ए का 3 है, ए का 3। और ए का 3 है, और बी का ए है, बी का 1, ठीक है, बी का 1। और सी का 4, ठीक है, सी का क्या है, 4 है। और डी का जो है, डी का 2 है, ठीक है, डी का 2। तो बस्तर रियासत में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उसकी घटना और जो डेट है, ठीक है, तो उसको हम मैच कर चुके हैं। तो जो बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह में विद्रोह की घोषणा हुई थी अक्टूबर 1909 में, ठीक है, तो अक्टूबर 1909 में हुई थी। और जो कुकानार पर आक्रमण हुआ था तो 4 फरवरी 1910 में हुआ था, 4 फरवरी 1910। उसके बाद मुरिया राज की घोषणा हुई थी, वो हुआ था 7 फरवरी 1910। ठीक है, तो और उसके बाद जो रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी हुआ था 5 मार्च 1910। तो इसमें हमें इसमें ट्रिक क्या था, क्योंकि जो विद्रोह की घोषणा होगी वो पहले होगी, इसीलिए देखो अक्टूबर 1909 में हुआ, मतलब सबसे पहले तो यही है ना, 1909 है, तो अक्टूबर 1909 में पहले घोषणा हुई। उसके बाद डेट के हिसाब से जो पहले आएगा क्या आएगा, 4 फरवरी, फिर 7 फरवरी, फिर 5 मार्च। इसीलिए इसको, इस पर ट्रिक क्या था, पहले जो विद्रोह की घोषणा हुई है ना उसको पहले आएगा ना, तो इसीलिए विद्रोह की घोषणा अक्टूबर 1909 में। उसके बाद कुकानार पर आक्रमण जो है 4 फरवरी 1910। फिर मुरिया राज की घोषणा हुई 7 फरवरी 1910। फिर रानी सुबरन कुंवर की गिरफ्तारी जो हुई थी 5 मार्च 1910। ठीक, तो इस टाइप से जो ये मैचिंग का टाइप क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत व बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, तो ई राघवेंद्र राव पर्सनालिटी से है, इतिहास का ही है, आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत व बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, तो ई राघवेंद्र राव प्रथम के बारे में बात हो रही है। ई राघवेंद्र राव, सॉरी, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत व बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे। बताना है 1923 में, 1927 में, 1929 में, 1936 में। तो कब बने थे वो बताना है। वो 1927 में। तो ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत व बरार के 1927 में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ इतिहास का अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों को सुमेलित कीजिए। ठीक, तो ये भी मैचिंग टाइप है, मिलान करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह, जो जंगल सत्याग्रह हुए थे उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों, मतलब जंगल कब हुआ था, जंगल सत्याग्रह तो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, जो उस समय जो जंगल सत्याग्रह हुए थे कब हुए थे, उनके प्रारंभ को मिलाना है। ठीक है, कब हुए थे उसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल। तो पहला क्या है, रुद्री जंगल सत्याग्रह, फिर कोड़ी जंगल सत्याग्रह, फिर तमोरा जंगल सत्याग्रह, पकरिया जंगल सत्याग्रह। और इधर डेट दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कूट दिया हुआ है, इसमें से मैच करना है। तो ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है, का जो सही आंसर है
सही आंसर है वो सी है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो ए है, ए का क्या है, ए का चार, ए का जो है वो चार है, और बी का एक है, बी का एक है, मतलब बी का एक है, और सी का दो है, ठीक है, सी का दो है, और डी का जो है, डी का तीन है, ठीक है, डी का तीन। इसका मतलब क्या है, तो जो पकरिया जंगल सत्याग्रह है वो कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1930 में। पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 में हुआ था। और तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था और 9 सितंबर 1930 में। ठीक है, और फोड़ी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो देख लेते हैं। फोड़ी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था, फोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था, 3 अगस्त 1930 को। 3 अगस्त 1930 को हुआ था, 3 अगस्त 1930 को। और रुद्री जंगल सत्याग्रह, जो रुद्री जंगल सत्याग्रह है वो 22 अगस्त 1930 को हुआ था। ठीक है, इस टाइप से सब सॉल्यूशन है। मतलब क्या है, तो जो पकरिया जंगल सत्याग्रह है 9 सितंबर 1930 है। ठीक। और नहीं नहीं, जो पकरिया जंगल सत्याग्रह है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, सर सी था। ठीक है। तो 18 का क्या था, 18 का सी था। ठीक है, मतलब ये ए का क्या था, इसका सी करेक्ट है ना, मतलब ए का जो है, ए का चार है, ए का चार, बी का एक, सी का जो है दो, और डी का जो है, डी का जो है तीन है। तो कर लेते हैं, समझ में आएगा। हाँ, तो ए का जो है, ए का चार है, मतलब ए का चार है, और बी का एक है, बी का एक, और सी का दो, सी का दो, और डी का जो है तीन है, डी का तीन। ठीक है, तो रुद्री जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को हुआ था, और फोड़ी जंगल सत्याग्रह 3 अगस्त 1930 को हुआ था। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को हुआ था। और पकरिया जंगल सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक, तो ये अच्छा है, मतलब ये जंगल सत्याग्रह जो हुए थे और कब हुए थे वो देखना है। तो इस टाइप से हम लोग देख चुके हैं, तो आई होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जंगल सत्याग्रह और कब हुआ था के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे। तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGPSC प्री 2022 का। ठीक है, जिसका एग्जाम तो फरवरी 2023 में हुआ है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 19 का है। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था। ठीक है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था, 1861 में, 1865 में, 1869 में, 1872 में। तो ये बताना है। तो 19 का सही आंसर है तो बी है, 1865 में। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद 1865 में प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1865 में किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ था। चंपारण में, गिरौदपुरी में, रतनपुर में, सिरपुर में। ये बताना है।
ठीक है, 20 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंपारण्य में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 में चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? बताना है। चित्रोत्पला है, नीलोत्पला है, कनक नंदिनी है, महानंदा है। तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है बताना है। ठीक है, 21 का जो है बी है, नीलोत्पला। ठीक, तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नीलोत्पला। क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्वेश्चन 22 में चले जाते हैं। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन नंबर 22। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ठीक है, तो स्थित नहीं है बोल रहा है। ठीक, तो एक उड़ंग खोदरा, बुलंदरहा, कुर्सेल, शिवगंगा। ठीक है, तो बस्तर की कांगेर घाटी में इनमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो 22 है, उसका सही आंसर हो जाएगा कुर्सेल। ठीक है, कुर्सेल जो है वो जलप्रपात बस्तर की कांगेर घाटी में नहीं है। तो बस्तर की कांगेर घाटी में उड़ंग खोदरा जलप्रपात है, बुलंदरहा जलप्रपात है, शिवगंगा जलप्रपात है, लेकिन कुर्सेल जो जलप्रपात है वो बस्तर की कांगेर घाटी में नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, जनजाति का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वैसे घुमा के दिया है। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? भद्रा में, परजा में, गदबा में, हल्बा में। 3 माह तक चलने वाला त्योहार पाली पर्व की जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, 23 का जो सही आंसर है वो भद्रा जनजाति। ठीक है, भद्रा जनजाति में पाली पर्व मनाया जाता है। इसको मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? पहला ऑप्शन है शिशु जन्म के अवसर पर, छठी के अवसर पर, नामकरण संस्कार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो सोहर गीत, सोहर सॉन्ग इज सॉन्ग ऑन विच ओकेजन, ठीक है, कब गाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, तो भी का करेक्ट आंसर है सोहर गीत शिशु जन्म के अवसर पर। शिशु जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है। ठीक, मतलब बच्चे का जन्म जन्म होता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। शिशु जन्म के अवसर पर सोहर गीत का गान होता है, ठीक, गाया जाता है। मतलब सोहर गीत कब गाया जाता है? शिशु जन्म के अवसर पर। तो इस टाइप से हम लोग इसका आंसर भी देख चुके हैं। तो ये अच्छा है, छत्तीसगढ़ का गीत से आया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी। ठीक है, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र पंडवानी जो तीजन बाई है वो क्या है, पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें बहुत सारा जो पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, जो तीजन बाई है वो क्या है, पंडवानी गायन के लिए फेमस है। तो पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है?
कौन सा है बताना है। ठीक, अलगोजा, खड़ताल, मांदर, मोहरी। तो ये बताना है। 25 का जो सही आंसर है वो खड़ताल है। ठीक, खड़ताल। तो पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल है। ठीक, खड़ताल। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र खड़ताल। तो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। खंड अ से खंड ब को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अ ब दो कॉलम है, में हमें मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें लोकगीत, छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है वो दिया है। ठीक है, तो इसमें देवार, भरथरी, ददरिया, फड़ी। ठीक है, तो जो ददरिया है, ठीक है, वो क्या है? प्रणय गीत है। तो भरथरी जो है वैराग्य गीत है। भरथरी, रानी पिंगला के बारे में बताया जाता है भरथरी में। वैराग्य गीत है वो। ठीक है, देवार, जो देवार है क्या है? देवार। दो हमें पता है, ठीक है, दो तो पता है। भरथरी जो है मतलब भरथरी, बी मतलब चार है, बी का चार होना चाहिए। बी का चार और सी का एक। बी का चार, सी का एक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सही है इसका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब क्या है? जो त्योहार है, नहीं नहीं, भरथरी है वो वैराग गीत है, सबको पता रहता है। रानी पिंगला के बारे में बताया जाता है। ददरिया जो है प्रणय गीत, प्रेम गीत है। लोकगीतों का राजा बोलते हैं इसको, ददरिया को। ये प्रणय गीत। और उसके बाद जो है ये त्योहार। त्योहार जो है वो क्या है? भिक्षा मांगते हुए गीत गाया जाता है। ठीक है, त्योहार भिक्षा मांगते हुए गीत त्योहार का है। और डी का दूसरा मतलब फड़ी जो है वो व्यंग और हास्य गीत है। व्यंग और हास्य गीत फड़ी जो है। फड़ी क्या है? व्यंग और हास्य गीत। ठीक, तो इस टाइप से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, त्योहार लोग क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हुए गीत गाते हैं। जो भरथरी है, ठीक है, भरथरी वैराग गीत, रानी पिंगला के बारे में बताया जाता है। ठीक, वैराग गीत, बिछड़ने बिछड़ने का गीत गाया जाता है। ददरिया जो है वो लोकगीतों का राजा है। और वो ददरिया से क्या है? प्रणय गीत होता है, ददरिया प्रणय गीत से। और जो फड़ी है वो व्यंग और हास्य गीत है। ठीक है, फड़ी क्या है? व्यंग और हास्य गीत से गाया है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है बताना है। करारा जवाब देना, कानाफूसी करना, हवाई बात करना, दिखावा करना। ठीक है, फुसुर फुसुर। तो फुसुर फुसुर मतलब क्या होता है? चुपचाप किसी को बोलना, बात करना। ठीक है, तो 27 का पी आएगा। ठीक है, कानाफूसी मतलब धीरे धीरे अगर किसी के कान के पास जाके धीरे धीरे उसको बात करना, तो क्या होता है? छत्तीसगढ़ी शब्द फुसुर फुसुर का अर्थ होता है। तो इसका मतलब कानाफूसी करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, 27 का बी, कानाफूसी करना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट 27 का बी हो जाएगा आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था, वैसे छत्तीसगढ़ी वाले लोगों को पता ही रहता है। तो अब देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 पे चले जाते हैं। तो ये भी मैचिंग वाला है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो राजीव युवा मितान क्लब स्तर, जोन स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर। तो जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुआ है 2022 में, वो अलग अलग स्तर पे हुआ है। तो उसका डेट पूछा है। तो राजीव युवा मितान क्लब स्तर कब हुआ था बताना है। जोन स्तर पे कब हुआ था, विकास खंड स्तर पे कब हुआ था, जिला स्तर पे कब हुआ था, वो बताना है। तो इधर तो सबसे पहले ये है 6 अक्टूबर है। तो उसके बाद 15 अक्टूबर, फिर 27 अक्टूबर, 17 नवंबर, फिर 26 नवंबर 2022। तो टी का 4 आना चाहिए। तो टी का 4 आना चाहिए, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो
सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब राजीव अमितान क्लब स्तर पे जो है ये 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022, 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 में हुआ था। फिर बी जोन स्तर पे हुआ था 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022। ठीक है, जो जोन उसका जो विकास खंड स्तर है तो उसका होगा, तो टी का तो होगा इसका तो। इसमें ट्रिक मिल गया ना, इसमें मैं बताया भी था आपको, तो टी का 4, टी का 4। ठीक है, मतलब 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022। इसमें ट्रिक है, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था राजीव अमितान क्लब स्तर में। ठीक है, मतलब जो थोड़ा ग्रामीण स्तर का है ना, राजीव अमितान क्लब स्तर, तो सबसे पहले हुआ था 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022। उसके बाद जोन स्तर पे हुआ 15 में, 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022। फिर विकास खंड में चला गया तो 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022। फिर जिला स्तर में हुआ लास्ट में 17 नवंबर से 26 नवंबर 2022। तो ये थोड़ा सा इसमें हिंट मिला था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेक्स्ट चले जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये ये भी छत्तीसगढ़ ही ओलंपिक से ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। करंट अफेयर्स का है ये भी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, वो बताना है। तो इसमें पहला जो है, इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। गिल्ली डंडा खेल में दो निर्णायक होते हैं जिन्हें सुतुरिया कहा जाता है। गिल्ली डंडा खेल में दो निर्णायक होते हैं जिन्हें सुतुरिया कहा जाता है। बिल्लस खेल भी इसमें शामिल था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में हमें बताना है 4 पॉइंट में। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या है, 1 2 3 4, मतलब सभी सही है। बी में क्या है, केवल 1 2 3 सही है। सी में केवल 1 2 4 सही है। डी में केवल 2 3 सही है। ठीक है, तो 29 का जो सही आंसर है वो क्या है, ए है। मतलब इसमें क्या है, सभी सही है, 1 2 3 4। इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 में क्या था, इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। गिल्ली डंडा खेल में दो निर्णायक होते हैं जिन्हें सुतुरिया कहा जाता है, सही है। बिल्लस खेल भी शामिल थे। तो 1 2 3 4 सभी क्या है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में सत्य कथन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए। तो रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में चले जाते हैं। क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का जीके है, तो इसमें इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। फिर ये भी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो उसमें जो शामिल देश थे वो कौन 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 सा सही है बताना है। तो पहला, इसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। दूसरा में क्या है, टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया, इजिप्ट, बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल, इथोपिया। ठीक है, तो ये बताना है इसमें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो डी है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है सही है, मतलब केवल 1 2 3। ठीक है, तो इसमें 10 देशों के कलाकार ने भाग लिया था, ये सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया, 3 2 5। और अगले जो 5 हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया, इजिप्ट, मतलब ये भी सही है। तो 1 2 और 3 जो कथन है वो सही है। ये बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल, इथोपिया, ये लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये गलत है। इस टाइप से जो ऑप्शन डी है सही है। तो जो राष्ट्रीय आदिवासी मतलब जो आदिवासी दिवस था, आदिवासी महोत्सव, उसमें 10 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। और वो कौन कौन से देश थे, टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, रवांडा, सर्बिया,
इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रसिया, इजिप्ट। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 की बात हो रही थी। तो अगला जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रब कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022, फिर क्वेश्चन आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, जो नृत्य नृत्य हुआ था, नाच, तो हम संबंधित राज्य के बारे में बताना है। चिराग, हारून, ढोलुकुनिया, लावा। तो इसमें उत्तराखंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, कर्नाटक सही बताना है। ठीक है, 31 का जो सही आंसर है वो सी है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मतलब चिराग जो है क्या है, मिजोरम का था। और हारून जो है उत्तराखंड का। और ढोलुकुनिया, ढोलुकुनिया जो है कर्नाटक का। और लावा ये जो है लक्षद्वीप का। ठीक, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्य, जो नाचा हुआ था नृत्य और राज्य उसको मिलाना था। तो चिराग नृत्य जो है मिजोरम से है, हारून जो है उत्तराखंड से, ढोलुकुनिया लक्षद्वीप से, और, मतलब ढोलुकुनिया कर्नाटक से, और लावा जो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लावा जो है लक्षद्वीप। इस टाइप से मैच हो चुका है। तो रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ थे, एक करंट अफेयर्स का था। तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री, ये भी करंट अफेयर्स का था ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति या जातियों को अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब में शामिल किए जाने की घोषणा की है। तो मरार को, पारधी को, गोंड को, संथाल को। तो इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें से कौन है वो बताना है। मरार, पारधी, गोंड, संथाल। तो 32 का जो सही आंसर है वो क्या है, 32 का गोंड। गोंड को अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब में क्या है, क्या क्या था, डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान जो गोंड जाति है उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में, ये हो गया। इसको हटा देते हैं, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी 32 का ही है। इसका मतलब क्या है? केवल दो, पारदी, सॉरी ये तो लग रहा था, तो ये तो पारदी, मतलब केवल दो। इसका जो सही आंसर है कि पारधी, पारधी को क्या कर, शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति में घोषणा किया है। ठीक है, तो भेंट मुलाकात हुआ था डोंगरगढ़ क्षेत्र में, उसमें पारधी जो जाति है उसको शेड्यूल ट्राइब, एसटी में करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, केवल दो, मतलब पारधी। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। 4 जुलाई 2022, ये भी करंट अफेयर्स का है। 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। ठीक, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए हैं। 1,83,604, 2,83,710, 1,73,604, 2,83,502।
तो 33 का जो सही आंसर है क्या है का, ये ऑप्शन ए, 1,83,604 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में 1,83,604 कर देते हैं। पर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? 20 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022, 22 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022। बताना है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब हुआ था बताना है। 34 का जो सही आंसर है वो सी है। 22 नवंबर 2022 को हुआ था राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात 22 नवंबर 2022 को हुआ था। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब करंट अफेयर्स का है ना, ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? पूर्व आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? लोहरसी का, कनौज का, नवागांव ल, चिरमी, कौन सा बताना है? तो 35 का सही आंसर है वो नवागांव। ठीक है, नवागांव एल, नवागांव एल का क्या किया था? श्री पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भ्रमण किया था नवागांव ल का। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नवागांव का भ्रमण किया था। नवागांव में जो गोडाउन है वहाँ पे भ्रमण किया था। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो कि मैचिंग टाइप का है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमेलित कीजिए। मेज द ऑनर्स एंड डिग्निटरीज गिवन इन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों जिनको मिला है और जो सम्मान मिला है सुमेलित करना है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बताना है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन 36 है। 36 का सही आंसर बताना है। तो इसमें जो व्यक्ति हैं, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, और मतलब सम्मान है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान। और इधर व्यक्ति हैं अमितेश मिश्रा, खेमचंद भारती, अशोक अग्रवाल, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल। ठीक, तो राज्योत्सव 2022 में ये सब पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया बताना है। तो 36 है, 36 का बी। ठीक है, तो बी जो है करेक्ट है। बी मतलब क्या है, एक का चार। ठीक है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को मिला है, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल। और बी का एक मतलब गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा को, गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा को। गुरु घासदास सम्मान बी का दो खेमचंद भारती को, गुरु घासदास सम्मान खेमचंद भारती को। और ठाकुर प्यारेलाल सम्मान जो है अशोक अग्रवाल को। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को, गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्र को, गुरु घासदास सम्मान खेमचंद भारती को, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान अशोक अग्रवाल को। इस तरीके से राज्योत्सव में जो पुरस्कार दिया गया था, राज्य अलंकरण पुरस्कार और व्यक्ति, तो मैच हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बजट से आया हुआ क्वेश्चन 37 है। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव
निम्नलिखित में है सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र हैं। कृषि उत्पादन का कर एवं सब्सिडी का अंतर, सेवा उद्योग, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो उसमें परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेंट प्राइस, प्रचलित भाव पर कितना है वो बताना है, ये जीएसडीपी। ठीक, तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है बजट का। तो इसमें जो 37 का जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है, मतलब ए का 3, ए का 3, कृषि का 20% है, और बी का 2 है। बी का उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर कितना है, 7%। और सेवा में 33% जीएसडीपी है। और उद्योग में 40। ठीक है, तो इस टाइप से कृषि का 20% है जीएसडीपी प्रचलित भाव पर। उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर 7% है। सेवा में 33% है जीएसडीपी, उद्योग में 40%। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये भी मैचिंग का है। ठीक है, ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। ई गवर्नेंस के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार के निम्नलिखित प्रावधानों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये जो कानून है और उसमें धारा मिलाना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड की कानून मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता, सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय आदि का शासन। और इधर क्या है, धारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैच करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है ABCD। ठीक है, आप देख सकते हो धारा और ई गवर्नेंस संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो प्रावधान है और धारा, उसको मैच करना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है ABCD। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है हमारे पास बी, बी आ रहा है। ठीक है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, ए का जो है, ए का 2 है, ए का 2, और बी का 1, और सी का 4, सी का 4, और डी का 3। सही है। ठीक है guys, तो इसको मैच कर लेते हैं। रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4 में दिया हुआ है। धारा 4 में दिया हुआ है। ठीक है, रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता। और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 में। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता क्या है, जो सिग्नेचर है उसको कानूनी मान्यता धारा 5 में दिया है। और सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग, ये जो दिया है धारा 6 में दिया है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनिमय और आदि का प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम विनियम आदि का प्रकाशन जो है वो धारा 8 में दिया हुआ है। इस टाइप से लोग मैच कर चुके हैं, तो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 डन है। क्वेश्चन नंबर 39 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, ई गवर्नेंस में जी टू सी से अभिप्राय है। ई गवर्नेंस में जी टू सी से अभिप्राय है। जी2C इन ई गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट। ठीक है, बताना है जी2C। तो ई गवर्नेंस में जी2C का मतलब जो है क्या है बताना है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में जी2C का मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब गवर्नमेंट, सिटीजन है जो जनता है वही तो होगा ना, जो राज सरकार है उसको जनता से जोड़ने का है। तो ई गवर्नेंस में जी2C मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
40 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं हैं। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीसनेट एवं PDS। तो ये छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं बताना है। तो 40 का जो सही आंसर है, 40 का वो क्या है? डी है, सभी है। डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है? डी जो है सही है। इसका मतलब क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सही है, सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर सही है, कैपेसिटी बिल्डिंग सही है, एग्रीसनेट एवं PDS सभी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। तो छत्तीसगढ़ में NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान संचालित परियोजनाएं हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिटीजन कॉन्टेक्ट सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीसनेट एवं PDS सभी सही है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया। अब क्वेश्चन नंबर 41 है। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सही है? तो शेड्यूल एरिया जो है, शेड्यूल एरिया छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन सा सही है? ठीक है, तो सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला, जशपुर संपूर्ण जिला। अनुसूचित क्षेत्र में जो आते हैं, कौन सा जिला आता है वो बताना है एक्चुअली में इसमें। तो सरगुजा संपूर्ण जिला, कोरबा संपूर्ण जिला, रायगढ़ संपूर्ण जिला, जशपुर संपूर्ण जिला। तो कौन कौन सा है नहीं बताना है। तो जो 41 है उसका, 41 का सही आंसर है डी। डी का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र तो कौन कौन सा जिला है? तो सरगुजा संपूर्ण जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और कोरबा संपूर्ण जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और जशपुर संपूर्ण जिला। ठीक है, सरगुजा, कोरबा और जशपुर इस क्या है, शेड्यूल एरिया में आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। रायगढ़ संपूर्ण जिला में नहीं, वो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है सरगुजा, कोरबा और जशपुर संपूर्ण जिला अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं। तो इसको गिरा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में सरगुजा संपूर्ण जिला है, कोरबा संपूर्ण जिला है, और जशपुर संपूर्ण जिला है। रायगढ़ संपूर्ण जिला नहीं है। ठीक है, रायगढ़ नहीं है, मतलब शेड्यूल एरिया में नहीं आता। ठीक, तो अब जो अगला है 42। छत्तीसगढ़ के संस्थानों आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के संस्थान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक, तो जो छत्तीसगढ़ के संस्थान या आयोग हैं और कब बना था, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसको जो सही आंसर है वो बताना है। तो 42 का यहाँ पे, 42 का बी जो है सही है। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, ए का जो है, ए का 2 है, और बी का 3 है, सी का 4 है, और डी का 1। तो ए का 2 है, मतलब ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन 2005 में हुआ है। ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन 2005 में हुआ है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो हुआ है वो 2001 में हुआ है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ये 2004 में हुआ। राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की अधिसूचना ये जो है 2003 में। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन 2005 में हुआ है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2001 में है। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है 2004 में हुआ है। राज्य उर्दू अकादमी की स्थापना की अधिसूचना 2003 में दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से ये मैच हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो इरेज कर देते हैं। आई होप यू आर क्लियर।
तो अच्छे क्वेश्चन आए थे, पूरा करंट अफेयर्स एंड मैच टाइप बहुत सारा है। हाँ, इजी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में चले जाते हैं। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताऊतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? ब्रिटिश शासन के आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताऊतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? संजारी, सिरपुर, सिमगा, सिहावा। ठीक है, 43 का जो सही आंसर है वो बी है, सिरपुर। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताऊतदारी कैप्टन सेंडिस ने निर्मित की थी? तो सिरपुर की ताऊतदारी, सिरपुर ताऊतदारी कैप्टन सेंडिस ने निर्मित की थी। तो इसको आगे बढ़ते हैं, बिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें जिला पंचायत मतलब छत्तीसगढ़ पंचायती राज से है। क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है? तो क्या क्या सही है बताना है। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है बताना है। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों में से निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। तो तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। चौथा, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। तो ए बी सी डी है, इससे सही बताना है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या क्या सही है बताना है। 44 का जो करेक्ट आंसर है, 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। बी मतलब 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, मतलब क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत है के बारे में, जो जिला पंचायत गठन है उसके बारे में सही क्या है। निर्वाचित क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य होगा, निर्वाचित क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य होगा जिला पंचायत में। और दूसरा, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। ये भी सही है। और तीसरा जो है, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। तो ये सही है। जो एक जो 44 है, 44 का डी, 44 का डी मतलब 1 2 3 सही है। ठीक, तो इस प्रकार से 1 2 3 सही है। जिला पंचायत के गठन के बारे में, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होगा, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है। तो ये सही है। ठीक, तो इस टाइप से उसका सही आंसर है। देख चुके हैं, मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है, ये बताना है। जनजाति विकास प्रशासन में माडा MADA के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरेला। ABCD 4 ऑप्शन है, उसमें से सही बताना है। जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। इन ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माडा रियासत, इन ट्राइबल जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। कौन कौन सा है बताना है। तो 45 का जो सही आंसर है उसकी है केवल 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मतलब बलौदाबाजार, नचनिया, कवर्धा, गौरेला शामिल नहीं है। जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र बलौदाबाजार है, नचनिया है, कवर्धा है। ठीक है, लेकिन गौरेला नहीं है। तो क्वेश्चन 45 हो गया। अब क्वेश्चन 46 में चले जाते हैं। क्वेश्चन 46 है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 78,000 वर्ग किलोमीटर, 88
हजार वर्ग किलोमीटर, 98,000 वर्ग किलोमीटर, 1,08,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजन क्षेत्र में आता है? 46 का सही आंसर है 30। लगभग 88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 88,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आगे चले जाते हैं। 47, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो इधर है राज्य के। तो ये कौन सा है? ये उत्तर है, पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है। 45 का 45 ठीक है, उत्तर पश्चिम यहाँ पे है ना मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ ये उत्तर पश्चिम में आता है, उत्तर पश्चिम। ये वाला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स का है वैसे, तो भूगोल का भी बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का। तो 47 का सी उत्तर पश्चिम में आता है, तो ये सही है। तो आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, छत्तीसगढ़ के रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ की रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल है। चिल्फी घाटी, मैकल पर्वत, मैनपाट, उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है बताना है। 48 का जो सही है सी है, मैनपाट। छत्तीसगढ़ के रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल मैनपाट है, मैनपाट है। 48 का 48 का सी, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के रिहंद एवं माण नदियों का उद्गम स्थल मैनपाट है। तो इस तरह से 49 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ठीक है, तो सूरजपुर में, जसपुर में, सरगुजा में, कांकेर में। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है ये बताना है। मधेश्वर पहाड़ 49 का जो है बी, जसपुर जिला में। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? जसपुर जिला में। मधेश्वर पहाड़ जसपुर जिला में। ठीक, तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हम देख लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। छत्तीसगढ़ जीके है उसको हम लोग देख रहे थे, सीजीपीएससी प्री 2022 का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे। अगले जो 50 क्वेश्चन है इंडिया जीएस का, तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है। मैनपाट, मैकल श्रेणी, दंडकारण्य, महानदी बेसिन। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है बताना है। कहाँ पे मिलता है जी? टी का जो है दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है दंडकारण्य। दंडकारण्य में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है। 50 का तीन। इस टाइप से हम लोग छत्तीसगढ़ के जो जीएस है, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज देख चुके हैं, जो सीजीपीएससी प्री 2022 में आए हुए थे। ठीक है, तो इसमें ये पता चला कि जो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। ठीक है, एंड मैचिंग टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन थे अच्छे वाले। ठीक, तो थैंक यू गाइस being here, and I hope you enjoyed my session, and keep watching my videos, and like my video, and subscribe to my channel, and share to others so that they can benefit from this. Thank you guys. Now I'll stop, and good night.